पहला प्रश्न है आज का हमारा, सिगमंड फ्रायड किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 को हुआ था। सिगमंड फ्रायड किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं? तो दोस्तों वो मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। फ्रायड के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों अचेतन मन सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के स्तर के होते हैं? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 स्तर होते हैं। चेतन मन का संबंध किससे है? तो दोस्तों वर्तमान अनुभव से संबंध होता है चेतन मन का। अवचेतन मन में क्या संग्रहित रहता है? तो दोस्तों स्मृतियाँ और इच्छाएं संग्रहित रहती हैं अवचेतन मन में। अचेतन मन में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं पाई जाती है। व्यक्तित्व की संरचना के कितने भाग हैं? तो 3 भाग है व्यक्तित्व की संरचना के। ईड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ईड का संबंध जैविक इच्छाओं से है। ईगो का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो दोस्तों ईगो जो सिद्धांत है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सुपर ईगो नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेजर प्रिंसिपल किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्लेजर प्रिंसिपल ईड से संबंधित है। रियलिटी प्रिंसिपल किससे जुड़ा है? तो दोस्तों रियलिटी प्रिंसिपल ईगो से जुड़ा हुआ है। मॉरल प्रिंसिपल किससे जुड़ा है? तो दोस्तों ये सुपर ईगो से जुड़ा मॉरल प्रिंसिपल। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास के कितने चरण हैं? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास के 5 अगला चरण प्रश्न, हैं। पहला मनोलैंगिक चरण कौन सा है? तो दोस्तों मुखावस्था, जिसे ओरल स्टेज कहा जाता है, ये पहला चरण है। मुखावस्था किस आयु में होती है? तो दोस्तों मुखावस्था 0 से 1 वर्ष की आयु में होती है। गुदावस्था एनल स्टेज किस आयु में होती है? तो दोस्तों गुदा अवस्था 1 से 3 वर्ष की अवस्था में होती है। लैंगिक अवस्था फेलिक स्टेज किस आयु स्तर में होती है? तो दोस्तों ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होती है लैंगिक अवस्था। अगला प्रश्न, ओडिपस ग्रंथि किस चरण से संबंधित है? तो दोस्तों लैंगिक चरण से लैंगिक अवस्था से संबंधित होती है ओडिपस ग्रंथि। सुप्तावस्था किस आयु में होती हैं? तो दोस्तों सुप्त अवस्था लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है। जनेंद्रिय अवस्था जेनेटियल स्टेज कब होती है? तो दोस्तों जनेंद्रिय अवस्था किशोरावस्था में होती है। फ्रायड ने किस ऊर्जा को व्यवहार का स्रोत माना है? तो दोस्तों लैंगिक ऊर्जा को सिगमंड फ्रायड ने व्यवहार का स्रोत माना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। दमन रिप्रेजेंट क्या है? तो दोस्तों दमन क्या होता है? तो दमन इच्छाओं को दबाना दमन कहलाता है। रक्षा युक्तियाँ किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों ईगो से संबंधित होती है रक्षा युक्तियाँ। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन का अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों दोष दूसरों पर थोपना प्रक्षेपण कहलाता है। प्रतिगमन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिगमन का अर्थ होता है पुराने व्यवहार में लौटना, प्रतिगमन कहलाता है। तर्क संगतीकरण रेशनलाइजेशन क्या है? दोस्तों तर्क संगतीकरण गलत कार्य को सही ठहराना तर्क संगतीकरण कहलाता है। स्थानांतरण क्या है? तो दोस्तों स्थानांतरण भावना को दूसरे पर निकालना स्थानांतरण कहलाता है। स्वप्नों को सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा? तो दोस्तों स्वप्न जो होते हैं उन्हें अचेतन का राजमार्ग बताया सिगमंड फ्रायड ने। स्वप्न विश्लेषण किस विधि से जुड़ा है? तो स्वप्न विश्लेषण मनोविश्लेषण से विधि से जुड़ा हुआ है। तो संघ विधि किसने दी थी? तो ये मुक्त संघ विधि सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई थी। फ्रायड का सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है? तो दोस्तों ये सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत बाल्यावस्था पर सर्वाधिक बल देता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की नींव कब पड़ती है? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की नींव प्रारंभिक बाल्यावस्था में पड़ती है। फ्रायड का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो दोस्तों ये जैविक दृष्टिकोण पर आधारित है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड के अनुसार व्यवहार का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यवहार का प्रमुख कारण अचेतन प्रेरणाएं होती है। फ्रायड ने किस रोग का उपचार किया? तो दोस्तों उन्होंने न्यूरोसिस रोग का उपचार किया। फ्रायड की पद्धति चिकित्सीय है या शैक्षिक? तो दोस्तों फ्रायड जो थे उनकी पद्धति चिकित्सीय पद्धति है। फ्रायड के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? तो दोस्तों ये इस पर लैंगिकता पर अधिक जोर दिए जाने के कारण इसकी आलोचना हुई है। अगला प्रश्न, फ्रायड के अनुसार चिंता किससे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ईगो के संघर्ष के कारण सिगमंड फ्रायड के अनुसार चिंता उत्पन्न होती है। किसके? ईगो के संघर्ष के कारण चिंता उत्पन्न होती है। और ईगो का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों ईगो का मुख्य कार्य होता है संतुलन बनाए रखना।
सुपर ईगो किससे के प्रभाव से विकसित होता है? तो सुपर ईगो जो है वो माता पिता और समाज के प्रभाव से विकसित होता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति स्थिर कब होता है? किशोरावस्था के बाद व्यक्ति स्थिर हो जाता है। अगला प्रश्न, सिगमंड फ्रायड का पूरा नाम क्या है? तो सिगमंड स्किमो फ्रायड इनका पूरा नाम है। फ्रायड ने किस पुस्तक में स्वप्नों का वर्णन किया है? तो दोस्तों इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में इन्होंने स्वप्नों का वर्णन किया है। फ्रायड का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो दोस्तों व्यक्तित्व सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का। अगला प्रश्न, फ्रायड ने मन को किससे तुलना की? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड जो थे उन्होंने मन की तुलना हिमखंड से की थी। सिगमंड फ्रायड का निधन कब हुआ था? तो 1939 में सिगमंड फ्रायड का निधन हो गया था। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।